कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी को अगर हम इन दो शब्दों को अलग अलग करके समझें, यानी कि कंटिंजेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो किसी होने या ना होने पर डिपेंड करती है, और लायबिलिटी मतलब उधार, यानी कि किसी चीज़ के होने या ना होने से अगर आपके ऊपर लायबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन टू पे आ जाता है तो उसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। जैसे कि इस केस में अगर सप्लायर के ऊपर लॉ केस फाइल किया गया है तो डेट ऑफ फाइलिंग को लायबिलिटी ना मानकर जिस दिन उसके केस में फेवर होगा उस दिन उसको लायबिलिटी मानेंगे, यानी कि लायबिलिटी डेट ऑफ बुक्स में उस दिन आएगी जिस दिन में वो असल में उसकी लायबिलिटी बनेगी, ना कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लॉ केस। कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर्स, यानी कि ये वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है। ये वो पूंजी है जो वो खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। वो कैश भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है, कोई और एसेट भी हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इंटरनल लायबिलिटी वाले केस में जो लायबिलिटी होती है वो बिजनेस के टर्म्स में इन दी रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि जब हम बिजनेस को रजिस्टर करा लेते हैं तो उस समय जो हमारी कैपिटल होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसे प्रोप्राइटर का पैसा वापस करना है। और इसी पॉइंट में रिलेटेड है हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है ड्राइंग्स, जो कि अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से खुद ही पैसा निकाल लेगा तो उसकी बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकाल लेगा तो अब जो पैसे बिजनेसमैन को देने थे वो कम हो जाएंगे, यानी बिजनेस की बिजनेसमैन के प्रति जो लायबिलिटी थी वो अब कम हो जाएगी। नेटवर्थ। नेटवर्थ होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। अगर आपके एसेट्स लायबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं तो आपकी नेटवर्थ ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख का सामान है और आपको किसी को 10,000 चुकाने हैं तो आपकी नेटवर्थ होगी 1 लाख माइनस 10,000 90,000। तो आपकी नेटवर्थ जितनी ज़्यादा होगी आपकी गुडविल, आपकी इमेज कस्टमर्स के नज़रों में उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगला है नेट करंट इन्वेस्टमेंट। नेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए की गई हों और बिजनेस रिस्पेक्ट में ना की गई हों। यहाँ पे जो 5 ईयर्स का मतलब टर्म दे रखा है वो जस्ट एग्जांपल के लिए दे रखा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हो सकती हैं वो एफडी हो सकती हैं, आरडी हो सकती हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, जो भी मोर देन 1 ईयर के लिए हेल्ड किए जाएंगे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से उनको ही हम मानेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और जो करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं वो वहीं उसका बिल्कुल ऑपोजिट 12 मंथ से कम के लिए जो होंगी वो करंट और 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होंगी वो नॉन करंट। 1 साल से ज़्यादा के लिए होने वाली कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो नॉन करंट होगी और 1 साल से कम के लिए की जाने वाली जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो करंट होगी। डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी अगली वीडियो में समझाया है। फिलहाल के लिए डेटर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, गुड डेट, डाउटफुल डेट और बैड डेट्स। गुड डेट्स वो होते हैं जिनसे पैसा आना ही आना है, वो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। डाउटफुल डेट्स वो वाले डेट्स होते हैं जिनसे पैसा शायद आए शायद ना आए। बैड डेट्स वो वाले डेट्स होते हैं जिनसे पैसा आ ही नहीं सकता, कैन नॉट बी रियलाइज एट ऑल। ये बिजनेस का टोटल लॉस होता है। क्रेडिटर मैंने आपको अपनी अगली वीडियो में समझाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. This represents expenditure incurred for the purpose of acquiring of a fixed asset which is intended to be used over a long period of time for earning profits thereof. यानी कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कैपिटल फॉर्म में होते हैं। यानी कि मान लो कोई लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ ऐसी चीज़ ली गई है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होगी और आपका उसमें जो निवेश है यानी कि कैपिटल है वो इन्वेस्ट करी गई है वो लार्ज है, यानी कि अमाउंट पेड, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अमाउंट पेड टू बाय अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम उस कंप्यूटर को 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे और वो हमारी कैपिटल जनरेशन में हेल्प करेगा। ऐसे ही रेवेन्यू जनरेशन, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर इन एक्सपेंडिचर्स को नहीं इंकर किया गया तो रेवेन्यू में एक बैरियर भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है रिपेयर्स, इंश्योरेंस, सैलरी, वेजेस, ट्रैवल।
अब आप मान लीजिए आपने सैलरी और वेजेस अपने वर्कर्स को नहीं दी, तो वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो गुड्स नहीं बनेंगे, गुड्स नहीं बनेंगे तो सेल नहीं होगी, और अगर सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं, और अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी बिजनेस रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी। बैलेंस शीट बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी पर्टिकुलर डेट पे, यानी कि आपके पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, कितना प्रॉफिट है, कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, क्या वो करंट एसेट हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, या वो कितने कितने पैसों की हैं, उन पे कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इट लिस्ट्स ऑल इज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। यही मैंने आपको भी समझाया है। अगला हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कि आप अपने सारे खर्चे और सारी इनकम को आप लिखेंगे, तो आपको लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो आपको बताएगी कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। अगर वो बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव है तो वो प्रॉफिट है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो लॉस है। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो आपको ट्रेड यानी कि बिजनेस करने के दौरान मिलता है। जैसा कि हम अपने स्टार्टिंग से ही एग्जांपल में साइकिल का बिजनेस लेके चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो साइकिल लेने गया और वो दो दो साइकिल डेली ले रहा था, लेकिन अब उसकी बिजनेस बढ़ गई है और वो रोज़ डेली 10-10 साइकिल लेना चाहता है, तो उसे जो होल सेलर है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, उसी को ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल मेंशन्ड है जो कह रहा है कि अगर एक रिटेलर 15,000 का टीवी ले रहा था, तो उसे अब होल सेलर 20% एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है, जिससे कि उसका टीवी अब 12,000 का पड़ रहा है। तो उसी को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो आपको ट्रेड यानी कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन के दौरान मिलता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वो ट्रांजैक्शन जो है आपकी वो 12,000 यानी कि ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद ही रिकॉर्ड करी जाएगी। कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आपको ट्रेड डिस्काउंट के बाद मिलता है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर मिलता है, लेकिन तभी मिलता है जब आप उस ट्रांजैक्शन का पैसा ओनली कैश में देना चाहते हैं। यानी कि ऊपर के 15,000 टीवी, 15,000 रुपये के टीवी जो आपको 12,000 में पड़ रहे थे, उन 12,000 रुपये पे 2% एडिशनल कैश डिस्काउंट लगाने के बाद जो आपको 240 रुपीज़ माइनस करके 12,000 माइनस 240 इज इक्वल टू 11,760 का जो मिल रहा है वो है कैश डिस्काउंट। जो एडिशनल 2% का डिस्काउंट मिला है ये उसे तभी मिला है जब वो कैश पेमेंट कर रहा है उस होल सेलर को। अगर आप कैश पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और कैश डिस्काउंट जो है आपकी प्रीवियस फाइनल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ही लगेगा और किसी एडिशनल वैल्यू पर नहीं लगेगा।